बरसात होती तो हमारी छुट्टी हो जाती, धूप होती तो हम आम के पेड़ के नीचे होते, ठंड के दिन होते तो हम खुले मैदान में रहते। जो हमारे शिक्षक थे वो बड़े प्रतिबद्ध थे, ईमानदार थे, मेहनती थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे संस्कार हम लोगों को दिए। घटनाओं की प्रतिक्रिया से जब मस्तिष्क में होता है विचारों का मंथन, तब प्रस्फुटित होती है कविता। 60 के दशक का एक प्रसिद्ध गीत है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। ये वो दौर था जब देश रूढ़ियों से संघर्ष कर रहा था और आधुनिक परिवेश की ओर कदम बढ़ा रहा था। आज 2021 के युग में हमने एक लंबा सफर तय किया है। आज भारतवर्ष विश्व का अनुचर नहीं, बल्कि विश्व को राह दिखाने वाला एक सशक्त राष्ट्र है। नमस्कार, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ गुफ्तगू बातें दिलों की में। इस विकास यात्रा में जो एक चीज़ कहीं पीछे छूटती जा रही है, वो है हमारी मातृभाषाएं और बोलियां। भारत एक भाषा समृद्ध देश है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न अति समृद्ध भाषाएं हैं। चाहे दक्षिण भारत की तमिल या कन्नड़ हो, या उत्तर भारत की पंजाबी, मैथिली या हिंदी। आज इन मातृभाषाओं के सेवक बिरले ही मिलते हैं। अंग्रेजी धीरे धीरे घरों में प्रथम भाषा का स्थान पाती जा रही है। पंजाबी में एक कहावत है, पक्की देख के कच्ची नहीं ढाई दी। ये कच्ची अगर पूरी तरह से ढह गई तो शायद हम अपना अस्तित्व ही खो बैठेंगे। आज माँ भारती को आवश्यकता है ऐसे सपूतों की जो मातृभाषाओं के रक्षण और संवर्धन में योगदान दे सके। ऐसे ही हैं हमारे आज के मेहमान श्री गिरीश पटेल जी। गिरीश जी पेशे से तो व्यवसायी हैं, एक समाज सेवक भी हैं। योग और रेकी थेरेपी में रुचि रखते हैं। रेकी इनके नित्य समाज सेवी गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर सबसे विशेष मातृभाषा के हृदय से सच्चे सेवक हैं। आप प्रगतिशील लेखक संघ अनूपपुर मध्य प्रदेश से लगभग 25 वर्षों से जुड़े हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। कविता इनका प्रिय विषय है। आइए मिलते हैं 67 वर्ष के ऊर्जावान युवा श्री गिरीश पटेल जी से। नमस्कार गिरीश जी, आपका स्वागत है गुफ्तगू बातें दिलों की में। आप ही की तरह हम भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं मातृभाषा की सेवा का। इस चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चर्चा शुरू करते हैं। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए मैं नमन करता हूँ अपने गुरु को, नमन करता हूँ स्वाति जी को, नमन करता हूँ उन सभी सम्मानित जनों को जो आज के इस कार्यक्रम में श्रोता और दर्शक के रूप में विद्यमान हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जिस गीत की पंक्तियों से आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैंने की, वो आपके बाल्यकाल का गीत है। जब ये चित्रपट आया तब आप लगभग 3 वर्ष के रहे होंगे। 60 का दशक जिसमें आपका लड़कपन बीता, भारत देश के लिए वो परिवर्तन का दशक था। हम रूढ़ियों को तोड़ आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे। उस कालखंड में हम कुछ झांकने का प्रयत्न करना चाहते हैं आपकी बाल स्मृतियों के माध्यम से। कैसा था वो समय और किस तरह का पालन और पोषण आपके माता पिता उस कालखंड में आपका कर पाए? क्या चुनौतियां रही प्रारंभिक जीवन में और क्या कुछ विशेष यादें हैं आपके बचपन की? कृपया बताइए। हाय हाय स्वाति जी, आपने तो मेरी उस रग पर उंगली रख दी है जिसमें मैं बहुत उत्साहित हो गया हूँ। न जाने कहाँ गए वो दिन, क्या फिर लौट के आ सकेंगे? याद आता है ये गीत, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना। आपने तो बहुत ही जबरदस्त प्रश्न करके मुझे उत्साह से भर दिया है। बचपन मेरा बहुत ही रोमांचक, बहुत ही प्रसन्नतादायक रहा है, पर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज के बच्चों का बचपन कहीं खो गया है। काश आज के बच्चे भी हमारी तरह जी पाते, उस बचपन का आनंद ले पाते। हमारे बचपन में, जहाँ मैं रहता हूँ अनूपपुर मध्य प्रदेश में,
हमारा जो कस्बा है उस समय लगभग 3000 उसकी जनसंख्या रही होगी। पूरा जंगली क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमरकंटक जो कि नर्मदा और सोन का उद्गम है वो हमारे जिले में है। अनूपपुर के मुख्यालय से वो 65 किलोमीटर दूर है। तो सोन और नर्मदा प्रसिद्ध नदियां हैं। सोन नदी हमारे अनूपपुर में भी बहती है और दो नदियां, तीनों तरफ नदी, तीन नदियां हैं जो चारों तरफ से अनूपपुर को घेरी हुई है। बहुत ही यहाँ का वातावरण अच्छा और रम्य है वातावरण। तो यहाँ हमारा बचपन बीता बहुत ही हंसी खुशी से। जब हम पढ़ने लायक हुए, 5 साल के हुए, तो हमें स्कूल भेजा गया। पर यहाँ स्कूल का एकमात्र भवन था जिसमें 6वीं से लेकर 11वीं तक के विद्यार्थी शिक्षा लेते थे। पर हम लोगों का पहली से 5वीं वालों के लिए कोई भवन था नहीं। तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती थी, कभी किसी हॉस्टल में, तो कभी रोड के किनारे, तो कभी मैदान में, तो कभी आम के पेड़ के नीचे। इस तरह से हमारी शिक्षा चलती रही। और मैं आपको बताऊं कि आम के पेड़ के नीचे एक कब्र थी, उसमें काला पोत करके उसे ब्लैक बोर्ड का काम लिया जाता था और हम पढ़ते थे। बरसात होती तो हमारी छुट्टी हो जाती, धूप होती तो हम आम के पेड़ के नीचे होते, ठंड के दिन होते तो हम खुले मैदान में रहते। तो इस तरह से हमारी शिक्षा जैसे गुरुकुल में किसी जमाने में हुआ करती रही होगी, तो वो गुरुकुल का एक प्रतिरूप हो गया था हमारी पाठशाला। और लेकिन जो हमारे शिक्षक थे वो बड़े प्रतिबद्ध थे, ईमानदार थे, मेहनती थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे संस्कार हम लोगों को दिए। और उसका फल ये है कि जितने भी विद्यार्थी उस समय के निकले सब बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर, अच्छे संस्कारी, सही, ईमानदार, सच्चे लोग पैदा हुए। तो हमारी शिक्षा ऐसी थी। और हम लोग जो स्कूल में पढ़ाया जाता उसे पढ़ते थे, और उसके बाद घर पे आके जो स्कूल की कॉपी किताबें रखी, उसके बाद तो खेल खेल और खेल, घूमना, सब यही चलता था। उस समय के खेलों का भी आज जब स्मरण होता है तो शरीर में रोमांच हो जाता है। आम डंडी, गिल्ली डंडा, भौरे का खेल, कांच की गोलियों का खेल, टीप रेस, गिप्पी गेंद, खो खो, कबड्डी आदि तरह तरह के खेल हम लोग खेलते रहते थे। गिरीश जी, आप 20 वर्ष की आयु से साहित्य से जुड़े हैं एवं आज आप प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। कैसा रहा आपका यह सफर, बताइए। हाँ, सफर मेरा, आपने सही कहा कि 20 साल की उम्र में मैंने पहली कविता लिखी। लेकिन मैं जुड़ा साहित्य से बहुत पहले से था। मैंने लिखा नहीं था, लेकिन धर्मयुग, कादम्बनी, पराग, चंदा मामा, नंदन, ऐसी सारी पत्रिकाएं मैं बहुत ही चाव से पढ़ता था और मुझे उसमें बहुत आनंद आता था। तो साहित्य से एक तरह से मेरा जुड़ाव हुआ था, लेकिन वो एक तरफा था। 20 वर्ष की उम्र में, वास्तव में तो 16 वर्ष की उम्र में मेरी माँ जब चली गई हमें छोड़ के, वो माँ जो एक माँ की परिभाषा थी, इतनी अच्छी थी माँ, जब वो छोड़ के चली गई तो बड़ा दुख हुआ और वो दुख अंदर तक सालता रहा। उसके बाद हमारे एक चाचा ने प्रेम विवाह किया, हालांकि अपनी जाति में ही किया था उन्होंने, और प्रेम विवाह करके वो हमारे यहाँ रहने आए। चाची जो थी वो बहुत ही अच्छी और प्यारी थी। उन्होंने हमें अपनी माँ का जैसा प्यार दिया। और कुछ दिनों रहकर जब चाची भी चली गई तो हमें बहुत तकलीफ हुई, और उनके जाने से फिर अपनी माँ की भी याद बहुत आई। तब अचानक मैंने पहली कविता लिखी माँ पर। तो वो मेरी साहित्य की, मेरे कविता की शुरुआत थी। वो मेरा रास्ते का पहला कदम था साहित्य में। कुछ पंक्तियां आप सुनाइए अपनी। वो जो पहली कविता मैंने लिखा था उसका शीर्षक था ऐ माँ तेरे बिन। मैं कुछ पंक्तियां सुना देता हूं। ऐ माँ तेरे बिन सूनी रसोई है, सूना हर कोना है, जैसे मिठाई बिन सूना हर दूना है, सूना सा आंगन है, सूना बिछौना है, होगा वही वही जो भी होना है, दिल की पीड़ा को आंसुओं में भिगोना है, कोने में बैठ अब चुपके से रोना है, ऐ माँ तेरे बिन, ऐ माँ तेरे बिन। मैं आपसे पूछना चाहूंगी गिरीश जी कि आपके लिए कविता क्या है? घटनाओं की प्रतिक्रिया से जब मस्तिष्क में होता है विचारों का मंथन, तब प्रस्फुटित होती है कविता।
कविता महज शब्दों का संयोजन नहीं है, अपितु ये जीवन के भावों की अभिव्यक्ति है। इसे मैं कुछ इस तरह से भी समझता हूं कि मौसम के बदलने को नजदीक से देखा है, युगों के परिवर्तन को बारीकी से देखा है। कविता हमने कभी लिखी नहीं, कविता हमने कभी लिखी नहीं, कविता को हरदम सामने खड़े देखा है, कविता को हरदम सामने खड़े देखा है। तो मेरे नजरों में कविता ये है। और मैंने एक कविता लिखी, कविता शीर्षक से उसकी भी कुछ पंक्तियां पेश कर रहा हूं। उसमें भी कि कविता क्या है वो समझ में आती है मेरी बातें, उसका संप्रेषण होगा कि सागर सी गहरी और विशाल है कविता, उलझनों में उलझी भ्रमर जाल है कविता, नेताओं का आश्वासन है, प्रेमियों का वादा है और राजनीतिज्ञों की एक चाल है कविता। चांदनी सी उजली है, मेघों सी काली है और किसी तरुणी के होठों सी लाल है कविता। उलझनों में उलझी भ्रमर जाल है कविता। बैलों की मेहनत है, किसानों का पसीना है और वर्षा के अभाव का एक सवाल है कविता। उलझनों में उलझी भ्रमर जाल है कविता। चलिए अब मैं बढ़ती हूँ अपने अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाहूंगी। वाह गिरीश जी, क्या अद्भुत योग प्रदर्शन किया आपने जल में। जल में योगाभ्यास, यह कैसे संभव हो पाया, कृपया बताइए। योगाभ्यास तो मैं पहले से ही करता था और मुझे तैरना नहीं आता था। तैरना सीखने के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी, यहाँ तक कि मेरे ऊपर व्यंग बाण भी चलाए गए कि तैरना मेरे बस में नहीं। लेकिन मैं उसमें लगा रहा और मैंने तैरना सीख ही लिया। हालांकि तैरने सीखने के समय मैं डूबते डूबते भी बचा। मेरे एक साथी सुरेश गुप्ता ने मुझे अगर न बचाया होता तो शायद इस दुनिया में मैं अभी नहीं होता, तो उनका बड़ा उपकार था। फिर मैंने तैरना सीखा और उसमें और पारंगत होता गया। पानी के एकदम नीचे तक चले जाना और नीचे से कोई भी वस्तु उठा के ऊपर ले आना, 12-12, 13-13 फीट नीचे चले जाना पानी में, मेरे लिए आसान हो गया। और चूंकि मैंने योग में ये पढ़ा था कि अगर अपने मन से डर निकाल दिया जाए तो पानी में बिना किसी प्रयास के भी आप तैरते रह सकते हैं, लेकिन डर पूरी तौर पे निकल जाना चाहिए। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि आप डूबेंगे। मैंने उसका अभ्यास किया और मैंने देखा कि सचमुच ये सही है। पानी में अभ्यास करने से उस पे आराम से तैरा जा सकता है। शवासन मैं घंटों तक कर सकता हूँ, कई घंटों, 2-4 घंटे तक बिना हाथ पैर हिलाए मैं पानी में पड़ा रह सकता हूँ। और ये प्रदर्शन करने का मुझे मौका अमेरिका के एक स्विमिंग पूल में मिला, जो मैंने वहां प्रदर्शित किया, और वही चित्र आपने अभी दिखाया सबको। तो इस तरह से ये संभव हो पाया। गिरीश जी, रेकी और सिद्धा हीलिंग थेरेपी से आपने समाज के अनेक पीड़ितों की सेवा की है। कैसे शुरुआत हुई इस नेक कार्य की, बताइए। जी, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में मेरा पहले से विश्वास रहा और आकर्षण भी। इसी वजह से मैंने प्राकृतिक चिकित्सा सीखी, फिर एक्यूप्रेशर सीखा, फिर रेकी सीखी, फिर सिद्धा हीलिंग सीखी। तो जो रेकी और सिद्धा हीलिंग है, ये ऊर्जा का इसमें उपयोग है। जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है उसको अपने शरीर में लेना और अपने शरीर में लेकर के, जैसे टावर रिले करता है वेव्स को मोबाइल की ओर, एक तरफ से वेव्स लेता है और रिले करता है दूसरे मोबाइल में, ठीक उसी तरह से हम भी जो प्राकृतिक ब्रह्मांडी ऊर्जा है उसे अपने शरीर में लेते हैं, फिर अपने शरीर से निकाल के दूसरे के शरीर में हम उसे प्रेषित करते हैं। तो ऊर्जा का ये संप्रेषण रेकी और सिद्धा हीलिंग में होता है। रेकी मैंने अहमदाबाद में सीखी और मेरी रेकी गुरु एक महिला थी, अभी तो वो नहीं है। और सिद्धा हीलिंग सुप्रसिद्ध डॉक्टर अवधूत बाबा शिवानंद जी से मैंने सीखा और मैंने इसका उपयोग किया।
आप स्पर्श चिकित्सा के बारे में जानते होंगे, ये स्पर्श चिकित्सा ही है, लेकिन स्पर्श चिकित्सा में हम कहीं पे स्पर्श करते हैं अपने हाथों से तो वहाँ का जो रोग है वो दूर होता है, व्याधियाँ दूर होती हैं। लेकिन जब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, थोड़े और ऊंचे आयाम पे पहुँचते हैं जब हम, तो हमें किसी को छूने की ज़रूरत नहीं रहती। हमारे आँखों से, तीनों आँखों, 2 आँख तो जो है जैसे शिव की तीसरी आँख है वैसे सारे व्यक्तियों की होती है। जब वो सक्रिय हो जाती है तो वो भी एनर्जी वहाँ से भी जो ऊर्जा है वो पास होने लगती है। एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा कि अमेरिका में मेरे एक रिश्तेदार थे, उनके किडनी में काफ़ी दर्द हुआ और वो काफ़ी बेचैन थे, कई दिनों से सोए नहीं थे। उन्होंने मुझसे हीलिंग्स के लिए प्रार्थना की और मैंने उनके लिए यहाँ से हीलिंग्स के लिए मैं यहाँ अनूपपुर में बैठा और वो अमेरिका में थे। और पहले दिन की लगभग आधे पौन घंटे की हीलिंग्स में ही उनका दर्द काफ़ी गायब हो गया और वो अच्छे से सो सके। उन्होंने दूसरे दिन भी हीलिंग्स की प्रार्थना की और मैंने ईश्वर से प्रार्थना की उसके लिए, और वो उनके पास जो ऊर्जा गई तो वो दूसरे 2 दिन की हीलिंग्स में, लगभग पौन घंटे की हीलिंग्स में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, उनका दर्द गायब हो गया, उन्हें अच्छे से नींद आने लग गई, अच्छे से भूख लगने लग गई। ऐसे मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं रेकी और हीलिंग्स के। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो जनता की सेवा के लिए आई हैं और किसी को कोई भी पैसा नहीं देंगी। और उसी समय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने की एक प्रक्रिया का नियमन किया था। मेरे छोटे बेटे ने जब मुझे बताया कि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है और वो लड़की भी उससे प्यार करती है, मैंने पिताजी से ये कहा कि आप लोग खुश रहें या ना खुश रहें, मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस मुस्लिम लड़की को मैं अपनी बहू बनाकर अपने घर में लाऊंगा तो लाऊंगा,